नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस चुनावी वर्ष में बिहार में जो 2025 के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें दो तस्वीरों को जरा देखिए। ये दोनों तस्वीर सिर्फ देखकर आप इस राज्य के आर्थिक सामाजिक विषमता का और मुद्दे का विश्लेषण कर सकते। एक तरफ नेताओं की उड़ रहे हेलीकॉप्टर, जब वो सभा स्थलों पर उतरते हैं तो धूल का एक चादर बिछा देते हैं और उस चादर में वो सब कुछ ढक जाता है जो वहां होता है, और वो सब कुछ दिखता है जो वहां नहीं होता है। एक तस्वीर वो जिसमें नेता हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर, बिहार का पूरा आसमान हेलीकॉप्टर के पंखों से गड़गड़ा रहा है। सड़कों पर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लैंड रोवर से लेकर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से लेकर बुलेरो तक सड़कों का, जिसको बोलते हैं, गर्दा उड़ा दिया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए अपने स्क्रीन पर, बिहार से पलायन कर गए मजदूर जो दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, तमिलनाडु में, अलग अलग शहरों में जो रोजी कमाने जाते हैं, वो छठ के मौके पर लौट रहे हैं। किस जलालत से लौट रहे हैं ये तस्वीर खुद बयान करती है। इसलिए किसी ने कहा है कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलता है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, आंकड़े का विश्लेषण और तस्वीर का विश्लेषण झूठ बोलता है। इसलिए हम ये तस्वीर सिर्फ आपको दिखाएं, इसका कोई विश्लेषण नहीं करें। हम सिर्फ आंकड़े दिखाएंगे, आंकड़े का कोई विश्लेषण नहीं करें। क्योंकि तस्वीर का विश्लेषण कैसे पूरी कहानी बदल देता है, इसका एक वाकया आपको बताते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, जहां तालाब में एक मछली है और बगुला उस मछली को अपने चोंच में पकड़ के खाने जा रहा है। लेकिन मीडिया और नेता यदि होता बना तो कहता, देखिए साहब, क्या दयालु बगुला है, क्योंकि इस तालाब में पानी कम होने वाला है। इस तालाब में जो पानी है वो जहरीला हो गया है, सांप्रदायिक हो गया है, इसलिए इस मछली को यह बगुला अपने चोंच में उठा के दूसरे जगह पहुंचा रहा है। ये है मीडिया और ये है तस्वीर का विश्लेषण। इसलिए मैं आज इन तस्वीरों का विश्लेषण नहीं करूंगा। आसमान पर धूल के बादल उड़ाते हुए ये हेलीकॉप्टर और ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरे जा रहे बिहारी मजदूर, जलालत झेलते हुए अपने घर को लौटते हुए ये मजदूर, ये दोनों तस्वीर आपके सामने है और विश्लेषण आप ही को करना है। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं कि बगुले में इन लोगों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बगुला इसको खा रहा है। उसी तरीके से मैं कुछ आंकड़े दे देता हूं आपको। इस चुनाव में पैसे पानी की तरह कैसे बहते हैं, उसके आंकड़े मैं आपको दिखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जानते हैं कितनी धनराशि खर्च हुई होगी? एक आरंभिक गणना के हिसाब से 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 60,000 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं 2024 में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये आरंभिक आंकड़े।
आपको लग रहा होगा कि ये पैसा आता कहां से? ये पैसा जहां से भी आता है, यह सबको पता रहता है। 2024 के ही चुनाव के कुछ आंकड़े हैं जो बता देते हैं। एवरेज कैंपेन में जो खर्च हुआ था प्रति कैंडिडेट, एवरेज वो था 57 लाख रुपया। ये ऑफ कोर्स ये बताते चलें कि ये वो खर्चे हैं जो चुनाव आयोग के नियमानुसार दिखाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे ज्यादा ऑफिशियली खर्च किए थे शशि थरूर 94 लाख, और सबसे कम खर्च की थी प्रतिमा मंडल, ये 12,500, टीएनसी बंगाल की। आपको पता है कि जो मैक्सिमम खर्चे का लिमिट लोकसभा में रहता है वह। अब आइए बिहार का। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2000 ये चुनाव आयोग के आंकड़े बता देते हैं। ऐसे चुनाव आयोग के आंकड़े ये बताते हैं कि 2020 का चुनाव में मात्र 550 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़े, एक अनुमान के मुताबिक 2020 में करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, और 2015 के चुनाव में 2,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। लेकिन इस बात अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर करीब करीब 20 से 25,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। इन आंकड़ों को जब हम लोग सुनते हैं तो सहसा यकीन नहीं होता है। ये आंकड़े वाकई में एग्जिस्ट करते हैं क्या? इतना रुपया होता है? एक आम आदमी पूरा जीवन भर कमा ले तो शायद 1-1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया कमा सकता। अच्छी नौकरी हो जाए तो 3-3.5 करोड़ रुपया कमा सकता। लेकिन एक एक टिकट पाने के लिए 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया पानी की तरह कैसे फेंकता है लोग? उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको बता देते हैं। क्यों मारामारी है विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए? क्यों लोग मारा पीटी कर रहे हैं? आपको एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे देता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आंकड़ा ये बताता है कि आपको अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल देता है। एक दिन अलग वीडियो में हम आपको बताएं कि एमपी एमएलए को क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या चीजें मिलती। एक एमपी को साल में 5 करोड़ रुपया एमपी लाइट के नाम पर मिलता है खर्च करने के लिए। यानी अगर वो 5 साल रहा तो 25 करोड़, 4 करोड़ रुपया मिलता है एमएलए को। तो यानी एमएलए अगर 5 साल रहा तो 5 को 20 करोड़, यानी एमपी को 25 करोड़ और एमएलए को 20 करोड़। तो चूंकि एमपी का इलाका बड़ा होता है तो उस हिसाब से एमएलए को ज्यादा ही मिलता है। अब आपको मोटा मोटे हिसाब बता देते हैं। हमारे एक मित्र है जो नेताओं के सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह देखते हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझको बताया कि कुछ ठेकेदार लोग जो, अच्छा ये बताते चलें कि ये एमपी एमएलए जो फंड मिलता है इसमें एकाध अपवाद अगर आप छोड़ दीजिए, कोई उस वक्त जैसे वासुदेव बाबू वगैरह थे तो बेगूसराय वाले एमएलसी, तो सबको छोड़ दीजिए, तो बाई एंड लार्ज जो ईमानदार एमपी एमएलए रहता है वो 20% लेता है। कुछ लोग ज्यादा भी लेता है, तो मैं 20% पकड़ के चले। तो उस व्यक्ति ने मुझको बताया कि वो कुछ लोगों को, कुछ ठेकेदार को लेकर के और बिहार के तिरहुत प्रमंडल के एक जिले में गए थे, मैं जिले का नाम नहीं बता। वहां के एमपी साहब से मुलाकात हुई दिल्ली में। उन्होंने कहा कि साहब आपका जो हिसाब किताब है वो हम लोग कर देंगे, हम लोग को फंड दे दिए। उन्होंने जो बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल में हमको 25 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर हर साल हम 5-5 करोड़ रुपया के स्कीम लिख देंगे तो उससे कोई बड़ा काम दिखेगा भी नहीं और पब्लिक भूल जाती है। और जो हमको 20% मिलेगा वो तो खर्चा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि चुनाव के साल में वो 25 करोड़ का एक बार 2-3 बड़ा योजना लिख देते। एक मुश्त 25 करोड़ है तो 5 दूनी 10 आप जोड़ लीजिए। तो अगर उनको 5-6 करोड़ रुपया मिल गया कमीशन में, 5 करोड़ तो आराम से मिल गया, आप जोड़ लीजिए। 25 करोड़ का 20% आप जोड़ लीजिए।
तो अगर 5, 5.5 या 6 करोड़ जो मिल गया उनको, तो वो राशि वो रख लेते हैं चुनाव में खर्चा करने के लिए। 1 आध 2 करोड़ टिकट में खर्चा किए, 2-3 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा किए। ये उनका बड़ा वैज्ञानिक तरीका। वही हाल एमएलएस का भी है। अगर 20 करोड़ उसको मिला तो मिनिमम 20 से 25% पकड़ लीजिए, तो 5-6 करोड़ रुपया तो ये हो गया। ये एक सिंपल एक कंपोनेंट का। तो आप लोगों को लग रहा हो कि जो एमएलए का चुनाव जब होता है तो टिकट पाने के लिए 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लोग कहाँ से दे देता है और क्यों दे देता है? क्यों पागल है लोग इसके लिए? क्यों दीवानगी है? क्या ये लोग सेवा करने के लिए दीवाना है? इसके अलावा कितनी सुविधाएं हैं, वो अगर आपको जुड़ाएंगे तो आप सर पकड़ लीजिएगा। 2.5 लाख के आसपास जो सैलरी और अलाउंसेस है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, 15,000 रुपया महीना टेलीफोन का बिल है। आज के तारीख में आप 300 रुपया महीना मोबाइल में भाड़ा लीजिए, जितना बात करना हम बात करके रहिए। 15,000 रुपया, 34 फ्री एयर का टिकट मिलता है उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए। ट्रेन में अनलिमिटेड है, फर्स्ट क्लास एसी में अपने और अपनी पत्नी और एक स्टाफ को लेकर चल सकते हैं। फ्री मेडिकल की सुविधा है, सीजीएचएस स्कीम जैसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्कीम में मिलता है वो। ये तो खाली सिर्फ सुविधा है। 40,000 रुपया महीना उनको स्टाफ के लिए मिलता है। उनके बहुत सारे जो अलाउंसेस मिलते हैं वो टैक्स फ्री रहते हैं। इसके अलावा एक एमपी अगर वो मिनिस्टर न भी बने तो 2 से 3 स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी और इस तरह की कमेटियों के वो मेंबर होते हैं। अब जैसे फर्ज कीजिए कि कोई कोल कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य बन गया, तो आप सोच करके देखिए कि कोयला की जितनी कंपनियां हैं उसमें तो सरकारी कंपनी सीआईएल हुआ, इसके अलावा भी जितनी कंपनियां, वो एमपी साहब जहां निकले बस वो थैला भर भर के आए। इसके अलावा आपने देखा कि महुआ मोइत्रा का वो केस जो हुआ था, जो लॉबी दिल्ली में घूमती है एक क्वेश्चन पूछने के लिए या पैरवी करा करके किसी नीति में एक छोटा सा परिवर्तन कराने के लिए सैकड़ों करोड़ की डील होती है। इसलिए कोई आदमी अगर एक टर्म एमपी रह गया और हल्का सा ईमान हिला डुला दिया, बहुत नहीं बेचा, तब भी 5 साल में एक रफ एस्टिमेट ये है कि वो कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपया कमा लेगा। ईमानदारी से हल्का पलका ईमान डुलाएगा। और अगर कोई डिस्परेट हो गया, जैसे यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, तो फिर उसका कहना ही बेकार है। इसलिए आम जनता जो ये समझ करके बेचैन होती है और आम जनता जो ये समझ करके उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहता है कि उसमें उसके पीछे जो लोग घूमते हैं उन लोगों को कुछ कुछ मिल जाता है। हम लोग तो रहे हैं, किलो में देखे हैं, उन लोगों को कुछ मिल जाता है तो उसके फॉलोअर नहीं होता है, बेसिकली वो उसका कॉकस होता है। तो आम जनता को यह समझना होगा कि भाई आप जो वोट देते हैं ना, तो वहां भी थोड़ा आपको स्वार्थी होना होगा। तो ये कदाचित इस भ्रम में मत रहिए कि वो जो भाषण दे रहा है या दे रही है वो आपके लिए दे रही है या दे रहा है। यूं ही नहीं, 1200 परिवार पिछले 70 वर्षों से 70-74 वर्षों से, पहला 52 में चुना हुआ, वहीं से जोड़िए, तो ये 1200 से 1500 परिवार यूं ही इस राज्य पर राज नहीं कर रहा है। क्योंकि एक बार अगर शेर को खून का चस्का लग गया तो उसके बाद तो वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप देखते होंगे बड़ा रहता है टिकट की चाह में, होटल का होटल बुक है, आदमी का आदमी बुक है, और पटना से दिल्ली हवाई जहाज से वैसे ही तोड़ रहा है जैसे हम लोग अभी जो पटना में चल रहा है ना ई रिक्शा, उसको पकड़ के यहाँ से डाक बंगला से कदम कुआं जाते रहते हैं। ये अंतर है। इसलिए मैंने 2 तस्वीर की बात बताई। एक वो तस्वीर जो जलालत और बेइज्जती से, वो तस्वीर जो पूरे ह्यूमन डिग्निटी को रौंदते हुए दिखता है कि ट्रेन में, बोगियों में, लैट्रीन में, पायदान पर, सीढ़ियों पर सोया हुआ है और अपने घर लौट रहा है, छठ मना। और एक वो तस्वीर जिसमें हेलीकॉप्टर का पंखा जब घूमता है तो मैदान में धुआं उड़ा देता है, धूल का बादल उड़ा देता है, और उस बादल में न हमको कुछ दिखता है न आपको कुछ दिखता है। इसलिए इस चुनाव में इन सभी आंकड़ों को और तस्वीरों को कैद रखिए। निर्णय ऑफ कोर्स आपका है,
क्योंकि आप ही का निर्णय और आप ही के उंगली से दबाए हुए बटन से ये सारी धमाल चौकड़ी हो रही है। मेरा उद्देश्य न तो किसी को किसी के विरुद्ध बोलना है, मेरा उद्देश्य न तो किसी को सपोर्ट करना, मेरा उद्देश्य सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों और कुछ तस्वीरों को आपके सामने पेश कर देगा। निर्णय आपका है, क्योंकि प्रजातंत्र हर व्यक्ति को कम से कम एक बात तो मौका जरूर देता है चुनाव में कि वो जब उंगली दबाए ईवीएम पर, वो उसका अपना निर्णय हो। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देख कर वॉइस ऑफ पीपल। नमस्कार।